आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 12th क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रतिवर्ती धारा का औसत मान, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। यानी प्रतिवर्ती धारा का औसत मान का इसका वैल्यू निकालना है, जो कि लिखा हुआ है आई एवरेज बराबर 2I0 अपॉन में पाई होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रतिवर्ती धारा क्या होता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रतिवर्ती धारा का औसत मान क्या होता है। तो यदि हम देखें प्रतिवर्ती धारा क्या होता है, तो वैसा धारा जिसका परिमाण जो होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन समय के साथ अवार्त रूप से बदलती रहती है, उसे क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती धारा कहते हैं। प्रतिवर्ती धारा बोले तो वैसा धारा जिसका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण और डायरेक्शन दिशा समय के साथ अवार्त रूप से बदलती रहती है, उसे हम बोलेंगे प्रतिवर्ती धारा। और प्रतिवर्ती धारा का जो ग्राफ होता है उसके ऊपर हम लोग विचार करेंगे। प्रतिवर्ती धारा, अच्छा सबसे पहले ये भी देख लिया जाए, यदि हम धारा बोले यानी करेंट बोले तो करेंट क्या है, तो किसी चालक में आवेश के प्रवाह जो होता है रेट ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो किसी चालक में आवेश के जो प्रवाह होता है, किसी चालक में जो आवेश के प्रवाह होता है यानी फ्लो ऑफ चार्ज, यदि इसको हम बोले फ्लो ऑफ चार्ज, किसी चालक में आवेश के प्रवाह क्या कहलाती है, ये धारा कहलाती है, करेंट कहलाती है। कुछ चालक उसमें आवेश के प्रवाह की दर बताता है, यानी डी क्यू अपॉन में डी टी जो है ये करेंट के बारे में बताता है, ये धारा के बारे में बताता है। अब इसमें है कैसा धारा है, तो प्रतिवर्ती धारा है। तो प्रतिवर्ती धारा का मतलब होता है, ये धारा जो होता है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, ये भी थोड़ा सा देख लीजिए। जो करेंट होता है ये दो तरह से होता है, एक एसी होता है अल्टरनेटिंग करंट पहला, और दूसरा यदि हम देखें तो डीसी यानी डायरेक्ट करंट होता है। इसका जो डायरेक्शन है समय के साथ चेंज नहीं होता है, समय के साथ चेंज नहीं होता है, उसको हम डीसी बोलेंगे। और इसका जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जो है समय के साथ ये अवार्त रूप से ऐसे चेंज होती रहती है, ये कहलाता है प्रतिवर्ती धारा। तो यहाँ से थोड़ा सा पॉइंट हम लोग देखें, धारा क्या है, तो किसी चालक में आवेश के प्रवाह को क्या कहलाता है, दर, धारा कहलाता है। धारा और डी क्यू ओपन में डी टी भी लिख सकते हैं। अच्छा, धारा जो है दो प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं, एसी जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड समय के साथ अवार्त रूप से चेंज होती रहता है, उसको हम प्रतिवर्ती धारा बोलेंगे। लेकिन जिस धारा का जो डायरेक्शन है समय के साथ चेंज नहीं हो, उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट। ठीक है, चलिए हम लोग को क्या करना है, प्रतिवर्ती धारा के लिए औसत मान निकालना है कि इसका औसत मान क्या होता है। तो फिलहाल एक छोटा सा पॉइंट था, यहाँ पे इसका यूज होगा, इसीलिए थोड़ा सा हम इसको हम देख लिए। तो एसी और डीसी हो गया, ये धारा हो गया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करेंट। तो डी क्यू ओपन में डी टी इक्वल टू आई हो जाएगा। अब देखिए हम लोग क्या निकालने वाले हैं, प्रतिवर्ती धारा का औसत मान के लिए। तो प्रतिवर्ती धारा का जो ग्राफ होता है इस टाइप का ग्राफ होता है, प्रतिवर्ती धारा का जो ग्राफ होता है इस टाइप का ग्राफ होता है। हम एक साइकिल के लिए बना रहे हैं यानी एक चक्र के लिए बना रहे हैं। अच्छा, इसको थोड़ा समझिए, ये कैसे बनाया गया है। मान लिया जाए एक कोई पार्टिकल है, कोई वस्तु है, और यहाँ से जीरो से चलना स्टार्ट किया है। तो जब चलेगा तो टाइम स्टार्टिंग में तो जीरो लगेगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं जीरो। अब जैसे ही यहाँ से 90 डिग्री के एंगल में पहुँचेगा, यानी यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा, तो यानी हम ये मानकर चल रहे हैं कि जो वस्तु है यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा 90, यानी इसको लिखते हैं पाई/2। अब फिर आधे यहाँ से यहाँ तक चला, पाई/2 डिस्टेंस चला, तो यहाँ कितना हो जाएगा, पाई। तो ये जो है एंगल आपका हो जाएगा पाई। और फिर अगेन चलेगा, फिर पाई/2, तो इसमें ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3पाई/2, यानी यहाँ से फिर 90 चलेगा तो इसका कितना हो जाएगा 3पाई/2। और फिर यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, यानी एंगल कितना हो गया 2पाई। और यहाँ तक यहाँ से पहुँचा तो इसका एंगल कितना लिखेंगे हम लोग 2पाई। अब ये मान कर चल रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक एक चक्कर लगाने में, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करने में इसका जो टाइम लगा होगा, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, ट्रैवल करने में जो टाइम लगा होगा, टाइम कितना लगा होगा टी, यहाँ से पूरा एक चक्कर लगाने में। आप जरा बताइए, यहाँ से पूरा एक चक्कर लगा लिया तो टाइम टी लगा, तो इसको यहाँ से यहाँ लिख दे, कोई दिक्कत, यहाँ से यहाँ भाई टी लिख देते हैं, एक चक्कर का ही तो ग्राफ है, टी लिख देते हैं। अच्छा, अगला दूसरा चक्कर यदि ऐसे करेगा तो फिर और आगे इसी तरह से हम बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, अब बताइए यहाँ से यहाँ यदि हम टाइम ले रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक यदि हम चले, यहाँ से यहाँ तक चले, तो क्या है, डिस्टेंस आधा है तो टाइम तो आधा लगेगा। तो यहाँ देखिए इसका आधा कहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक चले तो टाइम कितना लगेगा, t/2 लगेगा। और अगले हाफ रिवोल्यूशन के लिए, अगले हाफ चक्कर के लिए टाइम कितना लगेगा, तो t/2 लगेगा। अच्छा, आप पूछेगा आधे चक्र के लिए, सवाल ऐसे पूछता है प्रतिवर्ती धारा का औसत मान
आध चक्र के लिए यानी आधे साइकिल के लिए, हाफ साइकिल के लिए कितना होता है, तो हम लोग लिमिट लेंगे 0 से कहाँ तक, t/2 तक। आधे टाइम समय लगेगा ना, और इसमें पूरा बोलेगा कि फुल मतलब फुल चक्र के लिए बोलेगा तो 0 से कहाँ तक, t तक लेंगे। चलिए इतना तो समझ में आ गया। आप देखिए भाई, यहाँ से यहाँ तक आधा चक्कर लगाया तो टाइम आधा लगा t/2, और यहाँ से यहाँ तक आधा चक्कर लगाया तो टाइम कितना लगा, t/2। अब आधा से भी आधा चलेगा, ये यहाँ से यहाँ तक चला है, 2 घर वाला चला है तो t/2 लगा है। अब फिर यहाँ से चलेगा तो कितना होगा, फिर इसका आधा कर देंगे, तो आधा करेंगे तो t/ कितना हो जाएगा, 4। यानी यहाँ से यहाँ तक जब चलेगा तो इसका कितना हो जाएगा, t/4, और इसका कितना हो जाएगा, t/4, और इसका भी कितना होगा, t/4, इसका कितना होगा, t/4। आप सवाल कुछ भी पूछे, लिमिट हम लोग 0 यहीं से लेंगे, 0 से t/4, अगले t/4, इससे अगले t/4, इससे अगले t/4। यदि यहाँ पर पूछेगा तो t/4 प्लस t/4 प्लस t/4, 3t/4, कहीं भी पूछ दे तो पूछेगा आपसे, जनरल यही पूछता है कि प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान अर्ध चक्र के लिए यानी हाफ साइकिल के लिए कितना होता है। हाफ साइकिल के लिए टाइम कितना लगेगा, 0 से t/2 लिखेंगे। ठीक है, ये आप लोगों को समझने के लिए ऐसे हम लिख दिए हैं, जनरली यही पूछता है, t/2 और t/4। लेकिन कुछ भी पूछ दे, हम लोग यदि इसका नियम जान रहे हैं तो बना सकते हैं, कैलकुलेट इजी से कर सकते हैं। चलिए हम लोग अब लिख लेते हैं। अच्छा, याद रहे प्रत्यावर्ती धारा के लिए जो समीकरण होता है, प्रत्यावर्ती धारा के लिए जो समीकरण होता है, I बराबर I0 sin ओमेगा t। याद रख लीजिएगा, I बराबर I0 sin ओमेगा t, और एक ओमेगा बराबर होता है, ये भी फार्मूला अभी यूज है, 2π/t, 2π/t। ये ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा के लिए समीकरण है, I बराबर I0 sin ओमेगा t। चलिए एक बार देख लेते हैं, आप लोगों को दिख रहा है नहीं। चलिए एवरीथिंग इज ओके। चलिए ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग यदि लिखे, चूँकि AC धारा के लिए, चूँकि AC धारा का समीकरण, चूँकि AC धारा का समीकरण क्या होता है, I बराबर I0 sin ओमेगा t होता है। अब इसको चाहे तो हम लोग इक्वेशन नंबर कितना मान ले, फर्स्ट। ये जनरल फार्मूला होता ही है, I बराबर I0 sin ओमेगा t। प्रत्यावर्ती धारा के लिए समीकरण यही होता है। अब देखिए हम लोग को निकालना है धारा का औसत मान। ठीक है, अच्छा इससे पहले हम जो डिफिनेशन दिए हैं प्रत्यावर्ती धारा के लिए, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा द्वारा कुल धारा कितना प्रवाहित हो रहा है बटा में टोटल समय है, उसी को बोला जाता है धारा का, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान को हम क्या किससे डिनोट करते हैं, तो I एवरेज से डिनोट करेंगे। तो कुल धारा, ठीक है, तो कुल धारा कितना होगा, I × dt, और बटा में कुल समय कितना लगेगा, t लगेगा। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि हाफ साइकिल के लिए ले रहे हैं कि फुल साइकिल के लिए ले रहे हैं। ठीक है, नहीं तो चाहे I एवरेज बराबर I × dt लिख लेंगे, चाहे तो इसको अभी जो लिखे थे उसी को पहले लिख लीजिए। ठीक है, चूँकि AC धारा के लिए, AC धारा के लिए, ठीक है, क्या होता है, I बराबर I0 sin ओमेगा t, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब लिखिए, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि 0 से t/2 तक निकालना चाह रहे हैं कि 0 से t तक निकालना चाह रहे हैं। अच्छा यहाँ भी देखिए, यहाँ ये क्या होगा, वैल्यू प्लस होगा, और इसमें वैल्यू क्या होगा, नीचे है तो आपका क्या होगा, माइनस। अब यहाँ से हाईएस्ट जो वैल्यू होता है I0 कहलाता है, धारा का शिखर मान, धारा का शिखर मान, पीक वैल्यू ऑफ करेंट। ठीक है, अब देखिए AC धारा के लिए समीकरण ये लिख दिए। अब हम चल रहे हैं आधे चक्र के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, अब हाफ साइकिल के लिए यानी अर्ध चक्र के लिए धारा का औसत मान। ठीक है, तो आधा चक्र के लिए धारा का औसत मान, धारा का अब एवरेज, I एवरेज लिख लेंगे, कहाँ से कहाँ तक, I × dt लिखेंगे। ठीक है, I × dt बटा में, देखिए आधे चक्र के लिए बोला है तो समय कहाँ से कहाँ तक लेना पड़ेगा, समय हमको 0 से कहाँ तक लेना पड़ेगा, t/2 तक लेना पड़ेगा। तो यहाँ से लिख देंगे 0, और यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, t/2 लिखना पड़ेगा,
और टोटल टाइम कितना लगेगा, अभी जस्ट बताया वो फिगर में। ऐसे करके टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक चल रहा है, ऐसे यहाँ से यहाँ तक पूरा टी चला है, पूरा एक चक्कर लगाने में टी, तो आधा चलेगा तो कितना होगा, T/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर लेना पड़ेगा T/2। अच्छा, और क्या बताए हैं यहाँ पे देखिएगा, आई बराबर क्या होता है, आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर लिख लेंगे भाई, आई बराबर पहले लिमिट लिख लीजिए 0 से T/2 तक, और आई बराबर आई नोट, और यहाँ पर लिख लेते हैं साइन ओमेगा टी, और ये आई की जगह पर लिखे हैं, और यहाँ आपका हो जाएगा dt, और नीचे में टाइम कितना हो जाएगा, नीचे में T/2 हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, नीचे में T/2 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 50% पहुँच गए हैं कैलकुलेशन की ओर। अच्छा, फिर से देख लीजिए यहाँ पे आई एवरेज बराबर यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या कांस्टेंट है, आई नोट कांस्टेंट है, आई नोट को बाहर निकाल लेंगे तो ये आपका हो जाएगा आई नोट, और यहाँ से 2 जो है डिवाइड करेंगे तो 2 ऊपर में चला जाएगा, और बटा में क्या होगा, नीचे में टी हो जाएगा। तो 2 आई नोट अपॉन में टी, ये आपका हो गया 2 आई नोट अपॉन में टी। अब इसका देखिए इंटीग्रेशन 0 से कहाँ तक, T/2 तक, ये आपका हो गया साइन ओमेगा टी इंटू में हो गया dt। अब देखिए आपका जो है जैसे कि 2 आई नोट बटा में टी हो गया। अब साइन थीटा का जो इसका जो होता है ओमेगा टी को अब थीटा मानिए, तो साइन थीटा का क्या होता है इंटीग्रेशन, साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा होता है। आप देखिए टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ओमेगा क्या है, गुना में है, तो ये आपका हो जाएगा भागा में, और लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट T/2। अब यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं आई एवरेज बराबर, अब देखिए 2 आई नोट और माइनस को बाहर कर लीजिए, और टी इंटू ओमेगा को बाहर कर लीजिए, टी इंटू आपका हो गया ओमेगा को बाहर कर लीजिए, और क्या बचेगा, कॉस ओमेगा टी बचेगा, अपर लिमिट 0, और ये आपका होगा T/2। अब देखिए इसमें क्या है, माइनस है तो माइनस बाहर कर लिए हैं, 2 आई नोट बटा में टी इंटू ओमेगा। अब यहाँ से एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे, एक बार लोअर लिमिट, तो ये आपका हो जाएगा कॉस ओमेगा टी के जगह पर T/2 करना है, T/2, और एक बार कॉस ओमेगा टी के जगह पर 0 पुट करना है। थोड़ा सा इधर ही बढ़ जाते हैं, तो ये आप लोग नीचे लिखिएगा -2 आई नोट, अच्छा टी है तो टी रखने दीजिए, ओमेगा की जगह पर 2 पाई बटा में क्या होता है, टी होता है, और एक कॉस इसमें भी रख दीजिए, कॉस ओमेगा का जगह पर 2 पाई टी होता है, पहले से T/2 है, और यहाँ से कॉस ये आपका हो गया 0, कॉस हो गया 0। चलिए ये आपका रिजल्ट की ओर पहुँच चुके हैं, टी से टी कैंसिल कर देंगे, चलिए ठीक है, टी से टी कैंसिल कर देंगे। अब देखिए आई एवरेज बराबर क्या होगा भाई, देखिए यहाँ से टी से टी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से 2 पाई टी है ना, हाँ ठीक है, और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, आई माइनस में बचेगा आई नोट बटा में पाई, ये आपका हो गया आई नोट बटा में कितना हो गया, पाई। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से 2 से 2, यहाँ से जो है कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और कुछ बच रहा है, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और टी कहाँ चला गया, अच्छा ये 2 पाई टी, अच्छा 2 पाई टी होता है ना, 2 से 2 कैंसिल, हाँ ठीक है, और यहाँ से टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका हो गया कॉस पाई और माइनस में कॉस 0 डिग्री। अब यहाँ से आपका जो है फिर से देख लीजिए, ये माइनस में आई नोट बटा में क्या है, पाई, और कॉस 180 का वैल्यू होता है -1, और कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, तो आपका क्या हो गया, माइनस आई नोट बटा में पाई, और माइनस हो गया -2, और इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये आपका हो गया 2 प्लस में हो गया 2 आई नोट अपॉन में पाई, 2 आई नोट अपॉन में पाई, ये आपका रिजल्ट हुआ 2 आई नोट बटा में पाई। अब यदि इसे पॉइंट में पूछेगा तो 0 कितना होता है, 0.637 इंटू में आई नोट, ये आपका रिजल्ट रहा। तो चलिए इसमें क्या किए, कुछ नहीं किए हैं, प्रतिवर्ती धारा के लिए समीकरण सबसे पहले लिख दिए, इसके बाद धारा का डिफिनेशन के आधार पर
औसत धारा के लिए कुल धारा बटा में कुल टाइम लगेगा उसको लिख दिए। अपर लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से t/2 तक लिख दिए, 0 से t/t तक। टोटल टाइम कितना लगेगा, तो हाफ साइकिल के लिए t/2। यदि फुल बोलता, एक पूर्ण चक्र के लिए बोलता, तो कितना होता, ये t लेते टाइम, ठीक है। अच्छा अब देखिए ये हाफ साइकिल के लिए, आधे चक्र के लिए जो धारा का मान है, ये मान के चल रहे हैं कि आधे साइकिल के लिए जो है, इसमें जो आधे साइकिल के लिए यहाँ से यहाँ तक जो धारा का वैल्यू है कितना आया है, यहाँ से यहाँ धारा का एवरेज मान जो वैल्यू है, आई एवरेज बराबर 2I नोट बटा में पाई है, ये प्लस में है। और इधर हाफ साइकिल के लिए कितना हो जाएगा, इधर जो हाफ साइकिल के लिए हो जाएगा इतना हो जाएगा माइनस में, और ये प्लस वाला वैल्यू और माइनस वाला वैल्यू दोनों क्या ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओवर कैंसिल हो जाएगा। तो पूरे एक चक्र के लिए धारा का औसत मान जो होता है 0 होता है, ठीक है। हम लोग यहाँ से t/4 टाइम के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को जो भी कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।